हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। बढ़िया। हेलो। तो सब पहले तो अपना इंट्रोडक्शन मुझे दो कि कौन। पहले तो मुझे तीन चीजें जरूर बताना कि कौन से डोमेन में आप वर्क करते हो, कौन सी कंपनी में वर्क करते हो, प्लस यहाँ पे लिनक्स सीखने का आपका मेन पर्पस क्या है, क्या जानते हो आप लिनक्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रुबीन तंदेकर से। यस रुबीन। रुबीन, यू आर नॉट ऑडिबल। रुबीन, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, तो जब तक हम लोग कमल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कमल, आप अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर सकते हो। क्या मेरी आपको आवाज नहीं आ रही है आप किसी को? यस मैम। तो इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे रहे आप? ना ही रुबीन आप दे रहे हो, ना ही कमल आप दे रहे हो। अगर सिर्फ मुझे ही बोलना है तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रही है, मेरी बातें नहीं आ रही। मैम कैन आई स्टार्ट? यस, यू कैन स्टार्ट। यस मैम। My name is Rahul Kumar. I am basically from Varanasi, working at the Byju's as an associate in fintech operation. And Linux के बारे में जहाँ तक मैम बात है, तो मैं अपने कैरियर ग्रोथ को बढ़ाना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैं अपने डोमेन को चेंज करना चाहता हूँ। दैट्स वाई आई एम हियर मैम। ओके, ग्रेट। तो आईटी की सेक्टर मूव होने के लिए आपको किसी ने एडवाइस किया कि आपने खुद ही सोचा कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, अपना नहीं डोमेन मैम, चाहिए? मैंने खुद सोचा मैम। That's why। ग्रेट चॉइस। तो आपको क्या लगता है लिनक्स क्या है? मैम अभी तक तो मैं बस इतना ही जानता हूँ कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो आप एज अ फ्रेशर हो जो आपने ज्वाइन किया लिनक्स के वेबिनार में, है ना? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो लेट्स मूव ऑन करते हैं अंकित कुमावत। अंकित, you can start your introduction. My name is Anshit. I live from Pani, Rajasthan. I am a BCA final year student on front-end development सीख रहा हूँ, इसीलिए मुझे लिनक्स भी सीखना है। Actually, Ankit, you are not clearly audible. आप थोड़ा लाउड अप कर सकते हो? मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीख रहा हूँ, तो उसी के साथ साथ मुझे वो लिनक्स भी सीखना था, इसीलिए मैं फ्रेशर हूँ। लिनक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है मुझे। बेसिकली आप भी एक एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया आपने भी लिनक्स के वेबिनार में, है ना? या तो आप सब जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वेबिनार, सब अभी आप फ्रेशर हो, आपको लिनक्स के बारे में किसी को नॉलेज है कि नहीं? नहीं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ओके। तो आपने भी जो सोचा कि लिनक्स में आने का, आईटी सेक्टर में आने का, साइड बाय साइड लिनक्स सीखने का, तो वो आपको किसी ने एडवाइस किया था कि आपकी खुद की चॉइस थी कि मैं लिनक्स सीखूं, आगे डेवऑप्स में जाऊं और डेवऑप्स का अच्छा पैकेज लूं? नहीं नहीं, मेरे भैया ने सजेस्ट किया था। तो आपके आईटी भैया सेक्टर का। आईटी सेक्टर में है? हाँ। ओके, ग्रेट। किस प्रोफाइल पे? डाटाबेस मैनेजमेंट। ओके, ग्रेट। तो लेट्स मूव ऑन करते हैं। प्रतीक्षा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। Yeah, hi, I'm audible. यस, यू आर ऑडिबल प्रतीक्षा। Okay, hi, good morning, ma'am. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। I'm Pratiksha. I'm working in Voice Global for Germany market since 1 year. I have 1.6 year experience. I've been completed 6 months again.
Then I'm working in operation team, so I know basics of Linux because I'm working on that. Apart from that, I'm working on database also, so I know basics SQL also. I know Linux is operating system, and we can operate some operations over using some commands on the Linux, and we can automate one script via shell scripting also. So somehow I know the idea, but I have joined the webinar to gain more knowledge about this. That's all. I think it's enough. Yes, it's No, enough. about me. नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है आपको लिनक्स के ऊपर है नॉलेज, जितनी होनी चाहिए। बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज है लिनक्स के ऊपर, आपको अपनी Yeah, एनहेंस करनी है yeah, लिनक्स की। exactly. ओके ओके ग्रेट। तो लेट्स मूव ऑन करते हैं। आई थिंक इट इज GRL। Hi, good morning all. Am I audible? यस यस यू आर ऑडिबल। Yeah, so actually my name is Dhruvaryal. I am actually like new in the IT field. I'm from the non-IT background and I want to just learn about Linux and all other like tools and technologies and just jump on the DevOps role. That's the reason I am over here. ओके तो आपने जो सोचा आईटी सेक्टर की तरफ मूव ऑन करने के लिए, आपको किसी ने एडवाइस किया कि ये खुद की चॉइस थी आपकी? It is my own choice. I just go through some job portal and I see the DevOps market is booming. That's why I want to just switch my career to the DevOps. That's it. That's the Okay. main thing. तो बेसिकली आपने रिसर्च कर रखा होगा लिनक्स के ऊपर भी और बाकी सारे जो डेवऑप्स के टूल होते हैं, क्योंकि जब आपने सोचा है खुद की चॉइस है मूव ऑन करने के लिए डेवऑप्स में, तो फिर आपने तो रिसर्च कर रखा होगा आई थिंक। Yeah, and I have also gone through some of the YouTube videos about Linux and some other DevOps tools. And so I have a little like basic knowledge on DevOps, not that. I mean DevOps and then Linux as well. But I want to go more in depth so that I can land on the job. That's the reason I'm over here. That's great. So basically, would you like to tell me about something regarding the Linux? Like, what do you know regarding Linux? Basic Linux is like basic commands, cat, ls, ls-le, and make a directory, how to remove, and how to create the user, and how to SSH over like Okay, so you know have servers. the idea. So you have the Oh, idea regarding the basic commands of Linux. Am I right? yeah, basic commands, not the like the advanced or intermediate commands. No problem, no problem. Okay, so let's move on with Jitendra. You can introduce yourself now. Hi, ma'am. Am I audible? Yes, yes, you are audible. मैडम मैं लिनक्स बहुत पहले किया हुआ था, काफ़ी साल हो गए, करीबन 2012 में RSC कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन Okay. बहुत सारा गैप आ गया। अब मुझे DevOps में मूव करना है, ठीक है? तो तो बेसिकली वो आपका प्रॉब्लम हो रही। करंट डोमेन क्या है? यस प्लीज। डोमेन एज अ DevOps इंजीनियर अभी नेटवर्क में काम कर रहा हूँ। आप एज एन डेवऑप्स इंजीनियर हो और अभी आप नेटवर्क पे काम कर रहे हो, तो आपको लिनक्स के लिए हाँ, और और जाना नॉलेज गेन करनी। एग्जैक्टली क्योंकि RSC किए हुए बहुत टाइम हो गया, 2012 में किया हुआ था मैंने कंप्लीट, और बहुत सारा गैप हो गया बीच में। सिर्फ विंडोज में काम दे दिया था, तो विंडोज में काम कर रहा था। जब विंडोज पे काम कर रहे थे। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ आई थिंक कमल एंड रुबीन अब अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो कमल आपसे शुरू करते हैं एंड देन एंड करेंगे रुबीन पे। तो I'm कमल अब audible. आप, यस यू आर ऑडिबल। I have more than 3 years of experience in IT sector. So I work as AM profile, AM infra. So now I know about the Linux, but मुझे कुछ Linux में move करना है, तो मुझे उसके बारे में जानना कि IT सेक्टर में क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या बात। अच्छा, तो आपने वैसे आप आईटी सेक्टर में हो, आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अब आपको लिनक्स में मूव करना है? नहीं, मुझे लिनक्स मुझे करना तो डेवॉप्स में है, पर मुझे अभी लिनक्स IGP लेनी है लिनक्स, मतलब किसी और टीम में। बेसिकली आप भी एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया ना आपने? हाँ, 3 साल हो गए बस। ठीक है, तो आपको क्या पता है लिनक्स के बारे में? मुझे लिनक्स का, जैसे मैंने आपका कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, उसमें ACL, LVM, नेटवर्किंग, फायरवॉल, ये सब पता है काफी। बट मुझे जानने की IT सेक्टर में कैसे मतलब काम करते हैं, तो इसमें मैंने वर्क ज्वाइन किया। ओके,
तो अब रुबीन आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। रुबीन आप ऑडिबल नहीं। मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ। एक्चुअली मुझे आईटी में स्विच करना है। तो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि एडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्चर में, यानी आईटी जो सिस्टम एडमिन के लिए, तो आपको लेना साना बहुत जरूरी है। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा यानी ऑनलाइन से पढ़ रहा था, पर उतना यानी बेसिक आइडिया आइडिया मिल नहीं रहा था लेने के बारे में, इसलिए मुझे पूरा डीपली पढ़ना है। ओके ओके, तो आप भी एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया हो, और फिर Yes, आपको लिनक्स के बारे में क्या पता है? अगर आपने रिसर्च तो की होगी थोड़ी लिनक्स बहुत में वीडियोस देखी। थोड़ा यानी जैसा विंडोज रहता है, विंडोज में अपन पूरा यूजर जो इंटरफेस है पूरा हम सामने रहता है, पर लिनक्स में अपन कमांड लाइन से ऑपरेट करना पड़ता है पूरा। अगर डायरेक्ट बनाना है, कुछ फोल्डर माउंटिंग करना है, सब कमांड लाइन से होता है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया। ठीक है, तो आप सबका इंट्रोडक्शन हो गया, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम शिखा शर्मा एंड आई करेंटली वर्किंग एट टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। ठीक है, तो बेसिकली मैं ही आपकी लिनक्स ट्रेनर होने वाली हूँ और आपका करिकुलम डिजाइनर भी मैं ही होने वाली हूँ। ठीक है, तो आज जैसे कि आपने लिनक्स के वेबिनार में ज्वाइन किया है, तो मेन चीज जो है हमारी, पहले तो हमें ये जानना है कि आईटी सेक्टर में लिनक्स का यूज कैसे किया जाता है, कैसे आप सभी को जैसे आईटी सेक्टर में मूव ऑन करना है ना, किस लिए मूव ऑन करना है, क्यों लिनक्स की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे अगर हम बात करें आईटी सेक्टर में। और बेसिकली एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं स्टार्टिंग करने से पहले, कि जो लिनक्स है वो बेसिक्स है। ठीक है, हर एक टूल की, डिवॉप्स टूल की जो लिनक्स है वो एक बेसिक है। आपको जैसे अब आपको पता होगा, जैसे आप कुछ भी डिवॉप में टूल पढ़ते हो तो लिनक्स का यूज जरूरी होता है हर एक टूल में। अगर आपका वो AWS है, इवन आपका वो GCP है, एनसिबल है, डॉकर है, हर एक में लिनक्स का यूज जरूर होता है। तो अगर आपको लिनक्स क्लियर है ना, तो आप आराम से कोई भी टूल्स के अंदर कमांड परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक मनोज अभी आपने न्यू ज्वाइन किया है, एम आई राइट? तो बेसिकली मैं इनको लिनक्स के बारे में ही बता रही हूँ। लिनक्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देकर हम पहले आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, देन वेबिनार शुरू करेंगे। ठीक है, और वैसे टाइमिंग 8 था, आप लेट कैसे हो गए? मैम एक्चुअली मेरा ऑफिस वर्क भी चल रहा है साथ में, सो आई वाज बिजी ऑन एन एक्टिविटी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली मैंने बता रही थी जो लिनक्स है वो बेसिक है। आपको जैसे पता होगा, आप सबको लिनक्स बेसिक है। जैसे कि अब हम बात करते हैं इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं, कुछ बात करनी है हिंदी में, अगर मैं बात कर रही हूँ तो पहले मैंने बचपन में क्या सीखा होगा? मैंने क ख ग 1 2 3 अल्फाबेट्स यही सीखे होंगे ना, तभी आज मैं बात कर पा रही हूँ। एक कम्युनिकेशन करने के लिए, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें उसके बेसिक जरूर क्लियर होने चाहिए। जब आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होते तो आप आगे कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे कोई टास्क ढंग से। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी आईटी सेक्टर में मूव ऑन करना है तो लिनक्स कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना पड़ेगा, उसकी बेसिक है। जैसे एक घर को बनाने के लिए पहले नींव रखी जाती है ना, उसी तरीके से पूरे डेवऑप्स में जाने के लिए, डेवऑप्स में अच्छा जॉब सैलरी पैकेज पाने के लिए आपको लिनक्स सीखना चाहिए। एक तरीके से ये एक नींव है। ठीक है, तो लिनक्स इतना पता चल गया, बेसिक है, हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लिनक्स का वेबिनार कवर करने वाले हैं, उससे पहले मनोज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मनोज, आप मुझे अपनी 3 चीजें जरूर बताना। आपका करंट डोमेन क्या है, किस कंपनी में आप वर्किंग हो, एज वेल एज आपको लिनक्स के ऊपर कितनी नॉलेज है, आपको क्या लगता है व्हाट इज लिनक्स। ओके, Fine. So, as I say, as you know, that I am Manoj Sharma, and having total 18 years of work experience in IT infrastructure, and currently I'm working in Entity Data company as a system administrator, and you can say senior server advisor, and what you said, Linux. So Yeah. Linux, I have at least a basic knowledge, and I get to know the basic command and all, even the curl and all the advanced commands I also know. And I know like it's, if you talk about the market today, yes, so Linux is a very important OS, especially it has like a couple of flavors, Ubuntu and CentOS are Debian are like the famous one out of the couple of around 28 flavors it's get, I guess, if I'm not wrong. And what else? Yeah, great. You have a great knowledge regarding Linux.
ओके, तो शुरू करते हैं लिनक्स का वेबिनार। आई होप मैं ऑडिबल होंगी, तो मैं अपनी शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? अगर मैं आप सबसे बोलूं, आप मुझे यस यस मैं अगर आप सबसे पूछूं कि अगर आप मुझे लिनक्स को डिफाइन करके दो सिंगल वर्ड में, तो आप क्या बोलोगे? एक सिंगल वर्ड में लिनक्स को क्या बोलोगे? सब एक एक करके जरा बताना मुझे, Linux is a सिंगल kernel. वर्ड में। Word? यस, Linux is a kernel. ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, आफ्टर कमल, अपने आप स्टार्ट कर लो। Kernel, right? यस प्रतीक्षा, यू आर नॉट ऑडिबल, कुड यू स्पीक लाउडर? Kernel. ओके, नेक्स्ट। सिंगल वर्ड में जल्दी बताओ, स्टार्ट भी करना है वेबिनार। यस मैम, कर्नल। ओके, Yeah, same kernel. Yeah. नेक्स्ट। आई थिंक कुछ लोगों ने अभी आंसर नहीं दिया है, लाइक अंकित। कर्नल। सबको कर्नल पता है कि सब एक दूसरे को सुन के कर्नल बोल रहे हैं? तो मैं बताती हूँ लिनक्स क्या होता है बेसिकली। अभी Ma'am, मैंने Linux जैसे is an open source operating system which is made up on the kernel. यस, ओके, तो बेसिकली क्या होता है, लिनक्स एक कर्नल होता है, लेकिन काफी लोग ना इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भी डिफाइन करते हैं। कहते हैं कि लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक्चुअली में ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक कर्नल है। अब कर्नल क्या होता है? कर्नल को हम एज अ मैनेजर ले सकते हैं, जो मैनेज करता है चीजों को। कर्नल के ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को जान लेते हैं कि असलियत में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता क्या है, जिसे मोस्टली लोग लिनक्स के साथ डिफाइन करते हैं कि लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, ऑपरेटिंग का मतलब होता है रन करना, किसी भी चीज को ऑपरेट करना, चलाना। ठीक है, विच मीन्स रन। सिस्टम होता है कोई भी डिवाइस। आप कोई भी डिवाइस ले लो, अगर आपको एग्जांपल में सपोज आपका मोबाइल फोन एक डिवाइस है, आपका लैपटॉप एक डिवाइस है, आपका डेस्कटॉप एक डिवाइस है, आपकी वॉशिंग मशीन एक डिवाइस है, आपका पंखा, हर चीज हम देखें। अगर हम लोग हमारी लाइफ में आजकल सब कुछ जो है हमारा ऑटोमेटिक हो चुका है ना, सब कुछ हम लोग डिजिटली जा रहे हैं, तो हर एक चीज जो भी डिवाइस होता है वो हमारा सिस्टम नोन करता है। और जब वो सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी डिवाइस हमारा रन कर रहा है उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसको एक चीज की नीड होती है, जो कि होता है आपका सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर एक डिवाइस को मदद करता है रन करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंपल, आप सिस्टम को बिना किसी चीज के, बिना सॉफ्टवेयर के आप अपने डिवाइस को रन नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज नीडफुल। अगर हम बात करें डिवाइस के लिए, जैसे कि फूड हमारा बेसिक नेसेसिटी होता है ना, हमें एनर्जी मिलती है तभी हम काम कर पाते हैं, इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर है हमारा डिवाइस को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरीके से जो भी डिवाइस सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होता है उसी को हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है इतना? समझ आया सबको कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या एक्चुअली में? Yes. अब हम लोग क्या कह देते हैं कि जो लिनक्स है वही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा हम बोल सकते हैं रिसोर्स होता है जो हार्डवेयर के जो बाकी चीजें होती है ना उनको मैनेज करता है। जैसे कि आपका सीपीयू कितना मेमोरी ले रहा है, सीपीयू आपका हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, आपके जो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो आईटी सेक्टर होता है ना उसका मेन काम ही क्या होता है, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करना। सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट ही आईटी सेक्टर करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आईटी सेक्टर का मेन रोल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना।
ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, आईटी सेक्टर में सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू चलता है। ठीक है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है, डिजिटली वर्क करता है, हमें कुछ भी मैनुअल करने की नीड नहीं होती। पहले के टाइम पे मैनुअली हमें हर चीज को लगाना पड़ता था, सेटअप करना पड़ता था हर एक चीज का मैनुअली, और हमें उसके लिए टाइम भी बहुत कंज्यूम होता था, एज वेल एज लोग भी बहुत ज्यादा चाहिए होते थे जब हमें कोई भी चीज को मैनुअली सेटअप करना होता था। लेकिन अब क्या हो गया, आईटी सेक्टर में सब कुछ डिजिटली हो चुका है, इस वजह से हम सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू कर लेते हैं। अब क्या होता है, सपोज मान लो ये दो डेवलपर है, ठीक है, ये दो डेवलपर है। सॉफ्टवेयर को बनाने के टाइम पे ना हमें कोड लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। अब जो वो कोड होता है वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, आपका C++ में हो सकता है, जावा में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, वो अप टू यू होता है। जिसमें कंपनी को, जिसमें इंडस्ट्री को चाहिए अपना कोड, उसी अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें फर्स्ट कोड लिखना होता है, कोड लिखने के लिए हमें कुछ डेवलपर्स की नीड होती है। तो इसी तरीके से अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे दो डेवलपर्स हैं, इन्होंने कोड लिखा। पहले के टाइम पे कोड को पोस्ट करने के लिए ना हमें अलग मैन्युअली अलग जगह पे जाना होता था, सेटअप करना पड़ता था, वहां जाके हमें कोड को डालना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब आईटी इंडस्ट्री में क्या हुआ है, आपको कोड, सपोज ये दो डेवलपर है, कंपनी ने इन दोनों को लैपटॉप असाइन की। ठीक है, इनके लैपटॉप में कंपनी ने गिट इंस्टॉल कर दिया, गिट कर दिया इंस्टॉल। अब इससे क्या होगा, जो गिट वाला, ये जो इन्होंने गिट इंस्टॉल कर दिया, उन्होंने एक और सर्वर रखा जिसके अंदर इन्होंने गिटहब रिपोजिटरी को भी इंस्टॉल कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो भी कोड डेवलपर लिखेंगे ना, वो सीधा का सीधा यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी में जाके सेव हो जाएगा। इनको मैन्युअली कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहां पे अपना कोड ऐड ऑन करने की नीड नहीं पड़ेगी। सिंपल इन्होंने इसका लिंक, कंपनी ने गिटहब रिपोजिटरी का जो लिंक है, जो भी पाथ है, लोकेशन है, अपने डेवलपर्स को बता दिया, वो अपना जो भी कोड लिखेंगे वो यहाँ जाके पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमारा कोड तो हो गया, गिटहब रिपोजिटरी में जाके हमने सेव कर दिया। अब इससे क्या होगा, कोड की चेकिंग की जाती है कि कोड हमारा ठीक है, उसके अंदर कोई बग्स तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है कि कहीं आगे जाके हमने जो कोड लिखा है उसके बाद हम जब अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमारी एप्लीकेशन रन ही ना हो। तो इसीलिए कोड की एक बारी ना चेकिंग की जाती है, उसका सिंटेक्स चेक किया जाता है कि ठीक तरीके से लिखा है या नहीं लिखा। बाई चांस सिंटेक्स में क्या होता है, अगर मान लो स्टार्टिंग में आपका कोई ऑप्शन यूज होना है, स्टार्टिंग में कोई कमांड यूज होनी है, कोई वर्ड आना है, वो भूल गए लिखना डेवलपर, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कोड गलत हो जाएगा और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो गलत बन जाएगा, इससे हमारी एप्लीकेशन भी रन नहीं होगी। तो इसी तरीके से कोड को चेक करने के लिए, उसका सिंटेक्स चेक करने के लिए एक और टूल आया मार्केट, कंपनी ने एक और टूल ले आया जो कि एक ऑटोमेशन टूल था जिसका नाम था आपका सोनार टूल। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग अपना कोड की सिंटेक्स चेक करते हैं। कोड यहाँ पे जाके कोड डेवलपर्स ने बनाया, गिटहब रिपोजिटरी में जाके उन्होंने डाल दिया, उसको पोस्ट कर दिया, उसके बाद कोड हमने सोनार क्यूब के पास भेजा। ये अभी मैन्युअली वर्क हो रहा है, काम भेजने का, आगे डिप्लॉय करने का मैन्युअली काम चल रहा है। इसके आगे हम देखेंगे किस तरीके से इंटीग्रेट होता है एक ऑटोमेशन टूल के थ्रू, वो भी मैं बताऊंगी। पहले इतना देखो कि ये सब कुछ अभी मैन्युअली हो रहा है, हम लोग ये मैन्युअली आगे डिप्लॉय कर रहे हैं। हमने कोड बनाया, उसको क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, उसका सिंटेक्स चेक करने के लिए सोनार क्यूब के पास भेजा। अब उसके बाद क्या होता है, जब सोनार क्यूब अपना काम कर लेता है, हमारा जो सिंटेक्स है कोड का अगर ठीक निकला, परफेक्ट है, चेक हो गया कोड बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद क्या होता है, कोड को बिल्ड किया जाता है एक सॉफ्टवेयर के लिए। जब कोड बिल्ड किया जाता है तो उसके लिए भी एक ऑटोमेशन टूल आ चुका है। उसका जो ऑटोमेशन टूल होता है मार्विन, कौन सा टूल होता है, मार्विन। अब जब मार्विन क्या करता है, आपके कोड को बिल्ड करता है एक ढंग के, ठीक तरीके से, एक हम बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर वे में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देके उसको एक ढंग से बिल्ड करता है हमारे कोड को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और चेकअप किया जाता है। जैसे हम कुछ भी चीज, जब मान लो हमारा एग्जाम हो जाता है, उसके बाद हम लोग रिवीजन करते हैं ना, इसी तरीके से एक बारी कोड को दोबारा उसकी रिवीजन की जाती है, उसका क्वालिटी चेकअप देखा जाता है कि अब ठीक है, कि इसके बाद तो कोई, जब बिल्ड हुआ, बिल्ड के टाइम पे तो कोई एरर तो नहीं आ गई, कोई बग्स तो नहीं आ गए, कोई इश्यू तो नहीं आ गया। उसको चेकअप करने के लिए एक और क्वालिटी टेस्ट का ऑटोमेशन टूल होता है जिसका नाम होता है सेलेनियम। ठीक है, राइट नाउ ये सब कुछ जो चल रहा है एक हिरार्की वे में चल रहा है, जैसा कि दिख रहा होगा, एक साइड से काम कंप्लीट होता है तो दूसरी साइड चल गया, दूसरी साइड से आगे, मतलब ये सारा एक प्रोसेस के वे में, एक हिरार्की के रूप में चल रहा है। इतना समझ आ रहा है आप सबको? यस।
Yes, कि Yes, किस ma'am. तरीके से आईटी सेक्टर में काम होता है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप होता है आईटी सेक्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेनियम ने अपना काम कर लिया, उसने अपना जो क्वालिटी टेस्ट है अपने कोड का वो चेकअप कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, हमारे कोड को डिप्लॉय करने की बारी आती है। अब हमें अपने कोड को भेजना है आगे, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सके, बाद में हमारी एप्लीकेशन को रन कर सके। तो कोड को डिप्लॉय करने के लिए एक ऑटोमेशन टूल है जिसका नाम है एनसिबल। क्या है? एनसिबल। एनसिबल करेगा आपके कोड को डिप्लॉय करेगा आगे। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसा कि मैंने बताया ये सारा काम जो चल रहा है मैन्युअली चल रहा है। हमने यहाँ से डेवलपर ने कोड लिखा, उसको आगे गिटहब रिपोजिटरी पर जाके सेव किया, पोस्ट किया, उसके बाद उसको चेकअप किया, देन आगे बिल्ड हुआ कोड, देन आगे एक और बार क्वालिटी टेस्ट हुआ, फिर उसको डिप्लॉयमेंट के लिए हुआ। ये सबको हमें पुश करना पड़ रहा है, पुश एंड पुल काम चल रहा है, इसमें हमें खुद जाके मैन्युअली करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए भी एक ऑटोमेशन टूल होता है, जिससे क्या होता है, हम लोग इन सबको ना आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना होता। एक ऐसा ऑटोमेशन टूल होता है जो इन सबको आपस में इंटीग्रेट होता है, जैसे ही एक का काम खत्म होता है दूसरा अपना काम शुरू कर देता है। तो जो वो वाला ऑटोमेशन टूल है जो इन सभी टूल्स को, इन सभी ऑटोमेशन टूल्स को आपस में इंटीग्रेट करता है, उस टूल का नाम होता है जेनकिंस। तो जेनकिंस एक इंटीग्रेटेड पाइपलाइन है जो आपस में इन सभी टूल्स को कनेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा कोड सब कुछ रेडी हो चुका है, अब उसकी टर्न है डिप्लॉय करने की। तो डिप्लॉय करने के लिए सपोज करो मेरे यहाँ पे एक सर्वर लगा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सर्वर लगा है, मान लो ये नंबर ऑफ सर्वर लगे, एक सर्वर नहीं नंबर ऑफ सर्वर्स लगे, अलग अलग सर्विसेज के, एक अकाउंट सर्विसेज का, एक कैटलॉग का, एक अलग अलग सर्विसेज के हमारे सर्वर लगे हैं। यहाँ पे इंटरनेट है हमारा, ये हमारा इंटरनेट है। ठीक है, और यहाँ पे बैठे हुए हमारे कस्टमर्स। अब जब हम कोड को डिप्लॉय करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, अब हमारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट की अगर जब बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन बनानी होती है ना, कि सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन के लिए बनता है। तो हमने सपोज हमारी एक एप्लीकेशन हमने बनाई, ठीक है, और उसको डिप्लॉय किया हमने इन सर्वर्स पर। ये जो हमारा कोड बना, हमने उसके लिए जो एप्लीकेशन बनाई उसको हमने इन सर्वर्स पर डिप्लॉय किया। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट सर्वर लगा हुआ है, वो हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे कस्टमर है, जब हमारे कस्टमर आते हैं तो वो इंटरनेट पर हिट करते हैं, है ना, तब जाके हमारे जो वो लोग आगे सर्वर पर जाते हैं। लेकिन जब हम लोग इंटरनेट पर हिट करते हैं, तुमने कभी देखा है हम लोग जब इंटरनेट खोलते हैं तो हम लोग हमेशा टाइपिंग करते हैं, हम लोग तो अल्फाबेट्स में लिखते हैं, लेकिन असलियत में अगर हम इंटरनेट में देखें तो जो सब कुछ जो डेटा होता है, जब सब कुछ जो जनरेट होता है हमारा, वो सब कुछ न्यूमेरिकल वे में होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी लैंग्वेज में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों क्या होता है, हमें ना बेसिकली यहाँ पे इंटरनेट हमें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, उस आईपी एड्रेस के थ्रू ये आगे जाके सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, सर्वर को भी आईपी एड्रेस मिलता है, उसके थ्रू हमारा ये जो पूरा प्रोसेस होता है हम लोग किसी वेबसाइट या फिर किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन उनके बीच में इंटरनेट के बीच में ना एक डीएनएस नाम का एक और सर्वर बैठा होता है। ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है एक तरीके से। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली ये क्या करता है, जो भी आईपी आती है ना उसको नेम में, मान लो इसने जो एक आपको एक आईपी दिया उसको एक नेम में कन्वर्ट करता है। मान लो ये एप्लीकेशन है, कुछ भी एप्लीकेशन ले लो, ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन है सपोज। अब जो कस्टमर आएंगे वो सीधा आईपी एड्रेस को नहीं हिट करते, वो किसको हिट करते हैं, हमारे इस नेम को, इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को जब वो हिट करेंगे तो आगे जाकर वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, जब इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तब जाके वो आगे सर्वर पर जाएंगे, है ना। इसी तरीके से होता है। अब आप जब कोई एप्लीकेशन ऑन करते हो गूगल पर, तो आप क्या नेम से ऑन करते हो कि इंटरनेट के आईपी एड्रेस से ऑन करते हो, है ना। आईपी एड्रेस से तो करते नहीं होंगे, आईपी मिलती है कभी तुम्हें? मैं ऑडिबल नहीं हूँ कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही? Maybe we are mute, on mute, that's why. We can unmute when she's asking question. Am I unmuted? मैं तो unmuted हूँ।
Yeah, you are unmuted, but most of all Others? are muted. That's why. ओके, Yeah. तो जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। ओके मैम। हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ, जब आप कोई इंटरनेट पर कुछ चीज सर्च करते हो तो आपके आईपी एड्रेस से हिट करते हो, किसी नेम से करते हो? आपको एक नेम प्रोवाइड होता है ना एक पूरा, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो इस तरीके से आता है ना www करके http, ये पूरा एक तरीके से क्या होता है, डोमेन होता है विद एक्सटेंशन .com। कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है .com .in, वो हमारे अकॉर्डिंग होता है जिस तरीके का हमें लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डोमेन को हिट करते हैं, आगे जाके हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, देन जाके हम अपनी सर्वर पर एक्सेस कर पाते हैं अपनी एप्लीकेशन पर। अब मान लो ये जो हमने 3 सर्वर लगाए हैं, ठीक है, हमारा जब एप्लीकेशन, हमारा जो कोड है डिप्लॉय हो गया, सॉफ्टवेयर बन गया, आगे जब इन सर्वर के ऊपर जाता है वो, तो इनके ऊपर मान लो इनके ऊपर जो कैपेसिटी है इन सर्वर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1000 यूजर्स की है। कितने यूजर्स की है? 1000 यूजर्स की। अगर उससे ज्यादा यूजर्स आएंगे तो ये तो हैंग हो जाएगा ना। अब कोई चीज जब अनलिमिटेड कैपेसिटी में हम यूज करते हैं, हमारे फोन की कैपेसिटी कुछ और हो, अगर हम उसका अनलिमिटेड यूज कर दे, जीबी से ज्यादा यूज करें, तो वो हैंग होने लग जाता है ना, Yes. होता है ना। तो इसी तरीके से कि सर्वर हैंग हो जाएगा, तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक और सर्वर लगाना पड़ता है, लोड बैलेंसर। क्या लगाना पड़ता है? लोड बैलेंसर। जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, लोड बैलेंसर लोड को बैलेंस करके रखता है, जितना भी लोड आएगा ये उसको बैलेंस कर देगा। लोड बैलेंसर क्या करता है? आपके लोड को बैलेंस करता है। अगर इस वाले सर्वर पर ज्यादा ट्रैफिक चला गया तो ये दूसरे वाले पे भेज देगा, ठीक है। इस वाले पे ज्यादा चला गया तो इस पे भेज देगा। तो इस तरीके से लोड बैलेंसर जो है अपना काम करता है, सारा लोड बैलेंस करके रखता है, ठीक है। अब मान लो अगर हमें और सर्वर्स की नीड हो तो कंपनी यहाँ पे और सर्वर्स लगाएगी। बेटा, कंपनी को अगर और सर्वर की नीड होगी तो कंपनी यहाँ पे और सर्वर्स लगाएगी। उसे और अगर एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करना है तो उसे अलग सर्वर लगाने पड़ेंगे, वो भी वो लोड बैलेंसर से साथ कनेक्ट कर देगा। अब बात आती है, इतना ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट भी होता है। ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर का सर्वर्स है, एक एप्लीकेशन के सर्वर है, ठीक है। ये हमने एक और बैकअप लगा रखा है। सपोज ये वाला जो सर्वर हमने 3 लगा रखे हैं, ये एक एप्लीकेशन के सर्वर्स है जिनके अंदर हमने सर्विसेज अलग अलग प्रोवाइड कर दिए, सेक्शंस डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने उसका बैकअप लगा रखा है। बैकअप में क्या होता है, अगर इस वाले लोड का ज्यादा आ गया, मान लो एनसिबल क्या करता है, डिप्लॉयमेंट तो करता है, प्लस एनसिबल एक और काम करता है, अगर मान लो उसको कुछ अपडेट करना है, किसी पैकेज को अपडेट करना है, कुछ भी अपडेशन करनी है हमारे सर्वर के ऊपर, तो एनसिबल उसकी भी नीड हमें देता है, उसकी भी हेल्प करता है हमें अपडेट करने की। तो मान लो इन वाले सर्वर पर अपडेट करना है, तो एनसिबल क्या करेगा, ये वाला जो लोड बैलेंसर उसने जो एक्स्ट्रा सर्वर्स लगा रखे ना, लोड बैलेंसर को इनके साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। इन वाले सर्वर के साथ लोड बैलेंसर को कनेक्ट कर देगा, और जब इस वाले को अपडेट करना होगा तो वो स्वैप कर देगा। वो कहेगा सारा का सारा जो लोड है वो स्वैप होके इस वाले सर्वर्स पर चला जाए, और जब तक कि मैं इसका अपडेट कर लूं। सिमिलर वे में इसी तरीके से प्रोसेस चलता है। अगर इस पे ज्यादा लोड आ गया और एनसिबल को लग रहा है इसको अपडेट करने की नीड है इस वाले को, तो वो क्या करेगा, स्वैप कर देगा, पार्टीशन स्वैप कर देगा, सारे कस्टमर्स को दूसरी साइड भेज देगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है, और इसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है। इतना समझ आइए किस तरीके से पूरा हिरार्की वे में चलता है। पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाते हैं, उसको आगे गिटहब रिपोजिटरी पर सेव करते हैं, देन कोड आगे उसका चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, कोड बिल्ड होता है, देन टेस्ट किया जाता है, देन अगेन उसको हम क्या करते हैं, कोड को हम लोग डेवलपर्स क्या करते हैं, कोड बनाते हैं, ठीक है, उसको गिटहब रिपोजिटरी पर जाके सेव करते हैं, देन कोड की चेकिंग की जाती है, आगे उसको बिल्डअप किया जाता है, देन अगेन चेकिंग की जाती है, देन उसका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा कोड बनता है, एक सिंगल कोड इस तरीके से बनता है। इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, आईटी प्रोसेस, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो सिमिलर वे में ऑपरेटिंग सिस्टम का किस तरीके से यूज किया जाता है, जब सॉफ्टवेयर बन जाता है उसको डिवाइस को रन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस को, जो भी डिवाइस चल रहा होता है उस डिवाइस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लिनक्स की। इतना तो समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, और किस तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है इंडस्ट्री में डिप्लॉय करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट। अब बात आते हैं हमारी मेन चीज जो कि लिनक्स है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, लिनक्स क्या है, कर्नल। क्या है?
कर्नल। अगर कर्नल की बात की जाए, कर्नल क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कर्नल को ना हार्ट भी बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या बोला जाता है? हार्ट। जैसे हमारी बॉडी में हमारा हार्ट होता है ना, अगर हार्ट नहीं होता तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। मान लो सब कुछ आपका वर्क कर रहा है, आपका ब्रेन चल रहा है, आपके सारी बॉडी के फंक्शन सब प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, तो आप जिंदा रह पाओगे? लग रहा है आपको कि अगर हार्ट काम नहीं कर रहा आप जिंदा रह पाओगे? नहीं ना, मर जाएंगे हम। इसी तरीके से कर्नल होता है। लिनक्स एक कर्नल है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में लिनक्स का इसी तरीके से यूज किया जाता है। जब हम सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर बनता है, तो उसके अंदर जैसे कि हमने देखा एक कोड नहीं होता, बेसिकली बहुत सारे कोड लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उस कर्नल को क्या बोला जाता है? हार्ट भी बोला जाता है और कोर भी बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे कि आई थिंक मनोज ने जैसे कि बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल जो होता है वो एक पार्ट होता है। असलियत में जो लिनक्स होता है वो एक तरीके का कर्नल है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक हिस्सा होता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब बात करते हैं कर्नल कहाँ यूज किया जाता है और किस तरीके से ये मैनेज करता है। बेसिकली मान लो मेरा एक ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हमारे पास मान लो बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस है। वॉशिंग मशीन एक बड़ा डिवाइस है, आपका लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका फोन हो गया, इवन ये जो वॉच होती है हमारी स्मार्ट वॉच, इवन इनमें भी हमारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सभी ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन सॉफ्टवेयर के अंदर ना एक प्रोग्राम नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। सिंगल प्रोग्राम से तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बन नहीं सकता, ना ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सकता। तो इनके अंदर ना नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कि हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। अब जैसे कि अगर तुम अपने लैपटॉप में देखो, एक की नहीं होती ना, बहुत सारी कीज होती हैं। उन अलग अलग की के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, और उन मल्टीपल सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग कोड लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मान लो ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम से अंदर अलग अलग टाइप की कोडिंग कर रखी होगी। अब इसके अंदर ना एक ऐसा प्रोग्राम होता है हमारा जो इन सभी प्रोग्राम को मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है। इन सभी प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए हमारा एक सिंगल ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि इन्हें हम बोल सकते हैं, ये एक मैनेजर होता है इन सभी प्रोग्राम का, जिसे हम बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए एक सिंगल प्रोग्राम होता है जिसको बोला जाता है कर्नल। अब जैसे कि मान लो आप जैसे कि आप सभी अगर देखा जाए तो कंपनीज में काम करते हो, ठीक है। अब कंपनीज में काम करते हो तो आपसे हेड होता है ना, एक मैनेजर होता होगा जो आप सबको मैनेज करता होगा, आपसे जो भी उससे नीचे वाले लोग होते होंगे वो उन सभी को मैनेज करता है। तो इसी तरीके से कर्नल भी एक मैनेजर होता है जो इन सभी प्रोग्राम्स को आपस में मैनेज करता है, आपस में इंटीग्रेट करता है, देखता है कोई एरर तो नहीं है इनके अंदर, कोई अगर कोई भी जो प्रोग्राम ठीक लिखा है नहीं लिखा, कुछ अगर मिस्टेक आ गए, कुछ बग्स आ गए, कुछ वायरस आ रहे, कुछ इश्यू आ रहे, सारा कुछ कर्नल ही मैनेज करता है। प्लस एक और चीज, जो कर्नल होता है आपका अपनी ये प्रोग्राम्स की तो मैनेजमेंट करता ही है, साथ ही साथ कर्नल आपके हार्डवेयर के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी मैनेजमेंट करता है। वो ये भी देखता है कोई हार्डवेयर ऐसा तो नहीं है कि मान लो कुछ हार्डवेयर में कुछ बग्स आ गए, कोई ऐसा तो नहीं है सीपीयू की जो मेमोरी है हमारी इतनी नीड थी ज्यादा यूज हो रही है, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ज्यादा यूज हो रही है जिसके थ्रू हमारे हार्डवेयर के ऊपर वायरसेस आ रहे हैं। कर्नल इन सभी को मैनेज करता है। तो कर्नल का बेसिक काम क्या होता है? मैनेजमेंट। अपने प्रोग्राम्स की भी मैनेजमेंट करता है जो सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, प्लस वो हार्डवेयर के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर भी मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, तो कर्नल इस तरीके से मैनेजमेंट करता है। अब बेसिकली हमें इतना पता चल गया कि कर्नल क्या है। कर्नल को हार्ट एंड कोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरीके से मैनेजर है जो सभी चीजों को मैनेज करता है। इसी तरीके से कर्नल हमारा यूज किया जाता है। अब इसी कर्नल का नाम लोगों ने क्या रख दिया? लिनक्स। क्या रख दिया? लिनक्स। तो इससे हमें पता चलता है लिनक्स एक कर्नल है जो मैनेज करता है बाकी प्रोग्राम्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगर कोई लोग सोचते हैं कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन ये सोचे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ऐसा नहीं है, लिनक्स एक कर्नल ही है। ठीक है, जिसको अब आगे देखो अपडेट हुआ है जिसके अंदर GUI लिनक्स बोला जाता है या फिर हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिनक्स का अपडेशन हुआ है, लेकिन लिनक्स असलियत में एक कर्नल है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अब बात आती है, इतना तो हमें पता चल गया, अब मेन चीज आती है जो लिनक्स है
इसको बनाया किसने, किसने क्रिएट किया था? तो इसको जो बनाने वाला, क्रिएशन करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लिनेक्स टोरवाल्ड। इसने क्या किया, इसने एक ऐसा कर्नल बनाया, इसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो बाकी सारे प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करता है। प्लस इसने ये जब प्रोग्राम बनाया तो उसने ये बनाया था 17 सितंबर 1991 में, इस प्रोग्राम को उसने लॉन्च किया था। अब जब लिनेक्स टोरवाल्ड ने इस कर्नल को बनाया तो उसने ना इसके अंदर काफी सारे कॉमन फीचर्स डाले। अब इसके अंदर उसने जो फीचर्स डाले, सबसे पहले फीचर्स तो ये डाला उसने, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड इसने डाला फ्री टू यूज। थर्ड जो फीचर इसने डाला वो था ओपन सोर्स मॉडिफिकेशन। ठीक है। फोर्थ ये था सिक्योर था, ये कंपेटिबल था। ठीक है, इसने कुछ फीचर्स को अपने कर्नल के अंदर ऐड ऑन किया जिससे कि ये कुछ अलग सा मिले। बाकी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज की बात कर ले, विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर हम लिनक्स के कर्नल से बात करें तो वो थोड़ा कम डाउन वर्जन हो चुका है। आप सभी लोग लिनक्स की साइड मूव हो रहे हैं। इवन आपकी जो बड़ी बड़ी, अगर हम आईटी सेक्टर्स में जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, ठीक है, वो भी सारे लिनक्स का ही यूज कर रहे हैं, वो भी सारे लिनक्स की साइड मूव हो रहे हैं। आपके जो सर्वर बेस्ड कंप्यूटर्स ऑपरेट बनते हैं, लैपटॉप्स, और हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, वो भी लिनक्स का यूज करके बनते हैं। आपके इंटरनेट पे जो बड़े बड़े जो एप्लीकेशन रन होते हैं वो भी लिनक्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, लिनक्स टोरवाल्ड ने जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना कर्नल बनाया, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं अपने कर्नल को ओपन सोर्स रखूंगा। अब ओपन सोर्स का किसी को मतलब पता है? क्लास में किसी को मतलब पता है ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? फ्री कम्युनिटी। ओपन सोर्स मतलब वो मतलब उसकी कोडिंग जो है ओपन रखी गई है, मतलब कोई भी कल को आ सकता है और इफ ही वांट्स टू फर्दर डेवलप ऑन टू दैट तो वो उसको फर्दर उसको डेवलप कर सकते हैं उस मॉडिफाई कर सकते बेटर। और इसको इसका कोई सॉफ्टवेयर चार्जेस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इस लाइसेंस फ्री। एग्जैक्टली मैडम, यूज करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना। वेल डन। आगे ओपन सोर्स किसको क्या लगता है, क्या आइडिया है ओपन सोर्स के बारे में? कोई और अपना पॉइंट ऐड करना चाहेगा? फ्री लाइसेंसर्स के कोड में कोई भी चेंजेस करके यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो आपका जो कोड है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ओपन है, कोई भी उसको फ्रीली यूज कर सकता है विदाउट एनी पेमेंट। कोई नीड नहीं है उसका पे करने का, आपको उसको फ्री टू यूज है, आप उसका यूज कर सकते हो। और उसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की नीड नहीं होती। आप अपने हिसाब से उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हो, अपनी एप्लीकेशन को, जो से एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग कोड ऐड कर सकते हो। तो ओपन सोर्स का ये मतलब होता है। वहीं अगर मैं ओपन सोर्स, यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिखना था, बाय मिस्टेक इट वाज नॉट रिटन, ठीक है। तो ओपन सोर्स मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, वही बात हो गई, जब आप ओपन सोर्स आपने कोड बनाया तो इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अपने अंदर एक्स्ट्रा चेंजेस डाल सकते हो, एक्स्ट्रा कोड ऐड ऑन कर सकते हो, या रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हो। सिक्योर है मतलब अगर हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं लूं विंडोज का एग्जांपल में, तो विंडोज की अगर मैं बात करूं, विंडोज के कंपेयर में जो लिनक्स है वो आपका बहुत सिक्योर है, कंपेटिबल है, इवन इजी टू यूज है। ठीक है, अगर हम लिनक्स और विंडोज की बात करें, लिनक्स और विंडोज में अगर हम डिफरेंस बात करें, तो विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का भी यूज किया जाता है, लिनक्स का भी यूज किया जाता है, लेकिन लिनक्स को कहा जाता है ये बहुत सिक्योर है। क्यों? क्योंकि इसका जो ओपन सोर्स है, इसका जो कोड है वो ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसका यूज कर सकता है फ्रीली और मॉडिफिकेशन कर सकता है। लेकिन विंडोज में क्या होता है, विंडोज में इसका जो कोड होता है वो ओपन सोर्स नहीं होता, कोई भी इसको फ्री में यूज नहीं कर सकता। आपको इसके लिए विंडोज के जो डेवलपर होते हैं, सपोर्ट टीम के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको उसके अंदर कुछ भी एड ऑन कराना है, अपने कोई फीचर्स डलवाने हैं, अपना कोई और एक्स्ट्रा कोड ऐड करवाना है, आपको सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग आपसे जो भी आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी सिक्योरिटी अगर डाली होगी तो वो आपसे उनके पासवर्ड पूछेंगे, जिससे कि हमारा ये जो विंडोज होता है वो एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहलाता। ठीक है, लिनक्स में इवन आपको ये तक सिक्योरिटी मिलती है,
लिनक्स में बेसिकली आपको ये भी सिक्योरिटी मिलती है। क्या होता है, लिनक्स एक ऐसा टाइप का हम बोल सकते हैं प्रोग्राम है जिसमें ना जल्दी से हैक नहीं किया जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसा फाइल सिस्टम आपको हम बोल सकते हैं न्यूली ऐड किया गया है जिसमें हम इजीली इसको हैक नहीं कर सकते इसके सर्वर को। वहीं अगर मैं विंडोज की बात करूं, इसके जो सर्वर होते हैं इजीली हैक हो जाते हैं। इवन इसके अंदर अगर आप कंपेयर करो लिनक्स के कंपेयर में, विंडोज में बहुत सारे वायरसेस आ चुके हैं। आप देखते होंगे अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो, बहुत सारे टैब्स आपने इकट्ठे खोल रखे अपने विंडोज पर, ठीक है, तो आप देखोगे वो बहुत जल्दी स्लो डाउन हो जाने लग जाता है। कंपेटिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है आपकी, स्लो डाउन हो जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, हैंग होने लग जाता है, कुछ टाइम के बाद कैपेसिटी लो हो जाती है, हमें फिर जाना पड़ता है सपोर्ट टीम के पास। वही लिनक्स की बात करो, लिनक्स बहुत ईजी है। इसके अंदर अगर हम अभी तक गिने टोटल 5 वायरसेस आए हैं जो कि बहुत कम है 100 से एज कम्पेयर टू। इवन इसका जो सोर्स कोड वो भी इजिली अवेलेबल है, हम इसके कोड में चेंजेस करके इसको और अपडेट कर सकते हैं। तो लिनक्स को इसलिए कहा जाता है ये बेटर है एज कम्पेयर टू विंडोज, और इसका फाइल सिस्टम भी बहुत अच्छा है जो कि न्यूली अपडेट हुआ है। इवन इसके ये कहा जाता था कि जो लिनक्स है, पहले इंडस्ट्रीज में लिनक्स का इतना यूज नहीं किया जाता था, विंडोज का यूज किया जाता है, लेकिन लिनक्स में अब इंडस्ट्रीज में लिनक्स का भी यूज किया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि इसको जो है ग्राफिकली बना दिया गया है, कमांड लाइन भी हो गया, ग्राफिकली भी हो गया, जैसे कि विंडोज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिनक्स कहा जाता है मोर सिक्योर है। और अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाऊं ताकि तुम्हें बहुत बेटर वे में समझ आ जाए, सपोज जैसे कि हम बात करें आर्मी टीम की, ठीक है, आर्मी के जो लोग होते हैं जब वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, जो भी अपना वो जब लैपटॉप का यूज करते हैं उसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो वो लोग ट्राई करते हैं वो लोग लिनक्स का यूज करें, कर्नल। क्यों? क्योंकि लिनक्स में जब भी उन्हें कुछ अपना जो कोड ऐड ऑन करना होता है, क्योंकि देखो आर्मी जो लोग होते हैं उनको कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपनी चीजों को हाइड करना पड़ता है, हिडन मोड में रखना पड़ता है ना। तो इस तरीके से वो अपने कोड में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं कोड, कोई भी सॉफ्टवेयर और एड ऑन करना है वो कर सकते हैं। लेकिन विंडोज के टाइम पे अगर वो जब विंडोज का यूज करते हैं तो उनको पहले माइक्रोसॉफ्ट के जो भी सपोर्ट टीम है उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता, उनसे बोलना पड़ता, अपनी जो भी सिक्योरिटी पर्पस है, अपनी सिक्योरिटी पासवर्ड्स है उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, एक तरीके से जो आर्मी टीम है बहुत ही ज्यादा सिक्योर होती है, उनको एक तरीके से अपनी सिक्योरिटी को हिडन की जगह अनहिडन मोड में करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इसी तरीके से लिनक्स का यूज किया जाने लगा, ठीक है। तो लिनक्स को इसीलिए भी कहा जाता है एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है कंपेयर टू विंडोज। अब बात आती है लिनक्स को ना, काफी सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं। लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन मींस बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है लिनक्स का यूज करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही। अब लिनक्स का यूज कौन कौन सी बड़ी कंपनी कर रही है, मैं उसके तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे कि हम ले सकते हैं काली, आई थिंक नाम सुना होगा तुम सबने, काली का, सूसे का, उबंटू, इन सब के ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और आपका ले सकते हो आप रेड हैट, ठीक है। ये चार मैं चार कंपनीज के नाम एग्जांपल लेते हैं जिनके थ्रू जिन्होंने लिनक्स का कर्नल यूज करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बनाया, प्रोडक्ट किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रेड हैट की बात करते हैं। बेसिकली अगर आप रेड हैट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको लिनक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर और हम बात करें बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो रेड हैट के ही कहा जाते हैं। और बेसिकली इनके सर्वर बेस्ड होते हैं जो कि इंडस्ट्री बेस्ड ये लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो कि मोस्टली इंडस्ट्रीज यूज करती है रेड हैट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, ठीक है। ये लोग ज्यादातर इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं और उसी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। तो रेड हैट ने क्या किया, रेड हैट ने लिनक्स कर्नल का यूज किया और अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। उसने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसका नाम रखा उसने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रेड हैट ने क्या किया, लिनक्स टोरवाल्ड ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने कर्नल बनाते टाइम पहले ही बोल दिया था कि कोई भी अगर कंपनी मेरे लिनक्स कर्नल का यूज करेगी तो वो ना इसका सोर्स कोड ओपन रखेगी, हाइड नहीं करेगी। तो रेड हैट ने जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया लिनक्स का कर्नल यूज करके, तो उसने सोचा अगर मुझे इसका सोर्स कोड हाइड रखना, अनहिडन रखना है ताकि सब लोग इसको यूज कर सके, ये सिक्योर भी है, तो मुझे इसमें बेनिफिट क्या है। अगर मैं हर चीज फ्री में दे दूंगा तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा, मैं तो कुछ कमा ही नहीं पाऊंगा। तो रेड हैट वालों ने क्या किया, जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया लिनक्स का कर्नल यूज करके, तो उन्होंने ना इसके 3 वेरिएंट निकाल दिए। क्या निकाले? 3 वेरिएंट।
अब हमें भी पता है जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई कुछ टाइम बाद तो कुछ ना कुछ कमी आई जाती है, कुछ ना कुछ एरर तो आई जाते हैं, बग्स आई जाते हैं। तो रेड हैट को भी पता था, तो उसने क्या किया, इसके 3 वेरिएंट निकाल दिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के टाइप। उसने सपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड किया लेकिन 3 वेरिएंट्स। अब वो 3 वेरिएंट्स क्या थे? सबसे पहला तो रेड हैट ने निकाला रेल, RHEL। देन उसने निकाला फेडोरा, सॉरी सेंटोस। देन उसने निकाला फेडोरा। तो रेड हैट ने क्या किया, अपने 3 वेरिएंट निकाले। सबसे पहला जो उसने निकाला रेल, उसकी इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो ये था रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स। ठीक है, इसने अपना फर्स्ट वेरिएंट ये निकाला, सेकंड था सेंटोस, थर्ड था फेडोरा। अब उसने जो अपना फर्स्ट वेरिएंट निकाला रेल, ये क्या था, ये आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता था, लेकिन इसका सपोर्ट सिस्टम ये प्रोवाइड करता था पेड। मान लो कि आप लिनक्स रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, अपनी लैपटॉप पर चला रहे हो, और आपको बाय चांस आगे इन फ्यूचर कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो रेड हैट आपको इसका सपोर्ट देगा, लेकिन पेड सपोर्ट देगा वो। ठीक है, सपोर्ट तो देगा लेकिन पेड में होगा। पेड में होगा तो मतलब आपको जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी डाउट आएंगे वो आपको क्लियर करके देगा, आपको सारे जो अपडेटेड वर्जन देगा, प्रोवाइड करेगा, सारे पैकेजेस डाउनलोड करके देगा। ठीक है, इवन आपके जो पैच सर्वर होते हैं वो भी सारे अपडेट वगैरह करके देगा। तो रेल इस तरीके से यूज किया जाता था, और मोस्टली इंडस्ट्रीज रेल सपोर्ट सिस्टम लेती थी, रेल वेरिएंट का यूज करती थी। इससे क्या हुआ, जो रेल ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसने दिया, इसमें वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था। जो दूसरा उसने ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था वो सेंटोस दे रहा था। अब सेंटोस में क्या था, सेंटोस में वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड ही नहीं कर रहा था। वो कह रहा था आप सेंटोस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो मेरा, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप इसको यूज करो, फ्री टू यूज करो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत आती है, कोई एरर फाइंड करते हो, तो मेरी साइड से सपोर्ट आपको फ्री नहीं मिलेगा, मैं आपको सपोर्ट नहीं दूंगा कुछ। उसके लिए आपको सपोर्ट लेना है तो आपको मेरा रेल ऑपरेटिंग सिस्टम बाय करना पड़ेगा। वही फेडोरा था, तो फेडोरा वेरिएंट में उसने कहा कि अगर आप मेरा फेडोरा लोगे तो आप अपना इस पे टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप कोई भी मान लो एप्लीकेशन रन करना चाहते हो तो आप मेरे फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके उसके ऊपर एप्लीकेशन का टेस्ट कर सकते हो कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही। आगे हम लोग देखेंगे अगर आपकी ये वर्क कर रही है तो आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बाय करना चाहिए, कौन सा सुटेबल है आपके ऊपर, रेल की फिर सेंटोस। तो इस तरीके से रेड हैट ने अपने 3 वेरिएंट निकाले और उनको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय करने के लिए सबको बताया कि आपको आपके लिए कौन सा सुटेबल है, रेल, सेंटोस और फेडोरा। ठीक है, रेड हैट ने इस तरीके से लिनक्स कर्नल का यूज करके अपने लिए बेनिफिट क्रिएट किया। वहीं अगर हम काली की बात करें, काली ने भी लिनक्स कर्नल का यूज किया और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। इसने जो बेसिकली ज्यादा फोकस किया हैकिंग सर्वर पर, इसने ऐसे सर्वर बनाए जो कि हैकिंग सर्वर थे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बनाए लेकिन जो ज्यादा फोकस करे हैकिंग के लिए, तो इसने ऐसे सर्वर पर ज्यादा काम किया। वहीं अगर मैं बात करूं सूसे, अगर आप रेड हैट के बाद बात करो तो सूसे जो थे उन्होंने भी क्या किया, इंडस्ट्री बेस्ड सर्वर पर ज्यादा फोकस किया, इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट पर देखा, तो इसके भी ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे होते हैं। उबंटू ने भी आपके हम बोल सकते हैं सर्वर्स पर काम किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, ज्यादा जो डेस्कटॉप होते हैं ना आपके डेस्कटॉप लैपटॉप वाले सर्वर, उनके ऊपर ज्यादा काम किया। जो डेली बेसिस पे हम बोलते हैं ना, एक प्राइवेट लैपटॉप होते हैं, हमारे एक पर्सनल होते हैं ना, और एक हमारे ऑफिस वाले लैपटॉप होते हैं, तो इन्होंने ज्यादा पर्सनल वाले लैपटॉप के ऊपर ज्यादा काम किया उबंटू वालों ने। वही रेड हैट का हमें क्लियर हो चुका है, इन्होंने इंडस्ट्रीज बेस्ड सर्वर पर ज्यादा काम किया, इन्होंने इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को देखा और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले और उनके वेरियंट्स भी निकाले। तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको, यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम, कोई डाउट नहीं। No, इतना it's पता clear. चल गया? यस, Yes, ma'am. आई थिंक कोई डाउट पूछ रहा था अपना। Does anyone have any doubt? No. ओके, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लिनक्स का हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो लिनक्स के इंस्टॉलेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो आपका होता है लोकल इंस्टॉलेशन और एक होता है नेटवर्क इंस्टॉलेशन। इन दोनों को करने से पहले लेट्स टेक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है?
यस चलो ओके तो आगे शुरू करते हैं लोकल और नेटवर्क इंस्टॉलेशन को, ठीक है? सब यहीं पे हो ना? बस यस मैम ओके। तो अब हम करने वाले थे नेटवर्क और लोकल इंस्टॉलेशन। तो लिनक्स को ना हम दो तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन होती है, एक तो होती है लोकल इंस्टॉलेशन, एक होती है नेटवर्क इंस्टॉलेशन। बेसिकली लोकल इंस्टॉलेशन में तो कुछ नहीं होता। सपोज ये मेरा सर्वर है, ठीक है? मैं गूगल पे गई, मैंने CentOS 8 ISO इमेज ली, उसको डाउनलोड किया, CD ड्राइव पे रख लिया या फिर DVD पे रख लिया, ठीक है? किसी पे भी रख के मैंने सिंपल अपने सर्वर पर डाउनलोड कर लिया। तो लोकल इंस्टॉलेशन में तो कुछ खास नहीं होता। बात आती है नेटवर्क इंस्टॉलेशन की। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर 6 सर्वर है, ठीक है? 6 सर्वर है हमारे पास यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ इनके ऊपर CentOS 8 ISO इमेज जो होती है, जिसके ऊपर हम लिनक्स का यूज करेंगे, ठीक है? लिनक्स के जैसे फ्री में यूज करेंगे, रेल वाला नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया, CentOS का अगर हमें इस सभी सर्वर के ऊपर 6 के 6 सर्वर पर अपने CentOS 8 ISO इमेज को डाउनलोड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? या तो तुम मैन्युअली वे कर लो, गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो, अपने सर्वर पर इंस्टॉल करो, ये प्रोसेस करो। तो अगर तुम इसमें प्रोसेस करोगे तो एक CentOS 8 ISO इमेज को डाउनलोड होने में मान लो अगर 1 आवर लग रहा है, तो 6 को करने में कितना लग जाएगा? टोटल 6 आवर्स। इतना टाइम किसी के पास अब होता नहीं है, खासकर कि अगर जो इंडस्ट्रीज की बात करें, वो लोग ट्राई करते हैं कि सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू हो जाए। उनको इतना ज्यादा ना करना पड़े, उनको इतना ज्यादा अपना टाइम कंज्यूम ना करना पड़े, उनका टाइम जो बचे। तो इस तरीके से वो लोग नेटवर्क इंस्टॉलेशन का यूज करते हैं। अब नेटवर्क इंस्टॉलेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास 6 सर्वर है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना एक और सर्वर लाएंगे, उसके ऊपर ना 3 पैकेज इंस्टॉल कर देंगे। NFS बूटअप का, ठीक है? एक कर लेंगे DHCP सर्वर का, एक कर लेंगे वो लोग NXC कर लेंगे। इस तरीके से वो कुछ 3 पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? अब जब वो 3 अपने पैकेज अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर लेंगे, साइड बाय साइड वो अपने सर्वर पर ना एक साइड पर CentOS 8 ISO इमेज को भी कहीं ना कहीं सेटअप करके रख लेंगे, इंस्टॉल करके रख लेंगे। CentOS 8 राइट नाउ जो वेरिएंट्स रेल का हो गया, CentOS का हो गया, फेडोरा का हो गया, उनका वर्जन 8 चल रहा है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे CentOS 8 ISO इमेज को डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है? उससे नीचे वाले नहीं, क्योंकि अपग्रेडेड है। तो इस तरीके से वो अपने पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे अपने सर्वर पर, CentOS 8 ISO इमेज को कहीं पे साइड में रख लेंगे अपने सर्वर को। अब अपने सर्वर पर डाउनलोड करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, एक नेटवर्क स्विच लगाएंगे। नेटवर्क स्विच लगेगा यहाँ पे, फिर इन सभी को आपस में कनेक्ट कर देंगे नेटवर्क स्विच के। अब हमें पता है जब हम नेटवर्क स्विच लगाते हैं तो हम लैन केबल के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से वो लोग अपने सारे सर्वर को नेटवर्क स्विच के साथ लैन केबल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। जब वो लैन केबल के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा बूटअप का लगा हुआ है पैकेज। बूटअप से वो क्या करेंगे, अपने जो सारे सर्वर्स हैं उनको बूटअप कर लेंगे, ठीक है? बूटअप हो जाएगा, उसके बाद DHCP सर्वर क्या करता है, DHCP सर्वर ना इन सभी, ये जो पैकेज है DHCP सर्वर, ये इन सभी सर्वर को एक एक IP दे देगा। जब IP मिलेगी तो ये लोग क्या करेंगे, IP दे देगा, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। IP देने के बाद इन सभी सर्वर को एक एक IP मिल जाएगी। NFS के थ्रू ये लोग क्या कर लेंगे, CentOS 8 IMS से ISO इमेज को शेयर कर लेंगे अपने सभी सर्वर पर। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता, आपको कुछ कुछ पैकेज डाउनलोड करके रखने पड़ते हैं, अपनी CentOS 8 ISO इमेज अपने विंडोज पे रखनी पड़ती है, ठीक है? फाइल सिस्टम में कहीं पर भी रख लो सेव करके। अब सिंपली आपको अपने लैन केबल के साथ बूटअप करके
एक आईपी मिल जाएगी, अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर लो, उनको शेयर करके अपने उसमें कर लो। तो बेसिकली नेटवर्क का जो होता है ये नेटवर्किंग के अंदर आता है, ये अभी आपका इतना नीड नहीं है, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको नॉलेज मिल जाए किस तरीके से नेटवर्क इंस्टॉलेशन होता है, नेटवर्क केबल के बूट केबल लगा के, लैन केबल लगा के बूटअप किया जाता है, फिर हम इनको शेयर कर लेते हैं MNFS पैकेज के थ्रू। तो बेसिकली CentOS 8 ISO इमेज के ऊपर ही हमारा लिनक्स का इंस्टॉलेशन होगी, सब कुछ उसके ऊपर होंगे, इनके ऊपर हम लोग कमांड्स रन करेंगे। ये लिनक्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है इंडस्ट्रीज में। अगर जब हम लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम सिंपली गूगल से पैकेज लेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और सिंपली उनके ऊपर VM क्रिएट करके अपनी कमांड्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ यस Yes. बेसिकली इंस्टॉलेशन में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे डिप्लॉयमेंट की जाती है, कौन कौन से ऑटोमेशन टूल्स होते हैं हमारे IT इंडस्ट्री में लगते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और कर्नल, जो मेन चीज है लिनक्स क्या है, नेम ऑफ द कर्नल। जस्ट आपको इतना नॉलेज गेन करने की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लिनक्स एक बेसिक है, तो आप इसमें मेन कमांड्स इंपॉर्टेंस होती है। ओवरव्यू में तो मैंने आपको बता दिया कि मेन चीज लिनक्स होती क्या है और IT इंडस्ट्री में इसका किस तरीके से यूज किया जा रहा है। मेन इसकी कमांड्स होती है जो परफॉर्म कर कर हमें आगे जाके जो और डेवऑप्स के टूल्स होते हैं उनमें इसका यूज केस किया जाता है। ठीक है, अब अभी तो आपके पास है 10 मिनट्स, आप सब अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं। Yes, go ahead if anyone have any doubt. I don't have any doubt. It's No, pretty clear. No one has Now any doubt. don't have any. no. Yes, Jitendra? No, madam. Right now don't have any queries. Everything is clear, ma'am. Okay. So basically, I hope you all are set up to know Linux very well. And that is pretty much clear if you say so. Okay, so this is the webinar and I hope this is helpful for all of you. And if you have any doubt till yet, you can ask me. Rather, we will end the lecture or the webinar. I don't have doubt about what you have taught, but just the general question, like, do we have any further session about commands or everything? Like, Yes, we will have. You need to contact to our help desk number. I'll providing with the number. Okay. If Yeah, anyone sure. wants to know the details regarding further sessions, you can contact to this number. Okay. I have Sure, shared. thank you. No problem. Yeah, okay. That would be great. Thank you. Welcome. So let's end up the session here if no one has any doubt. Okay. Okay, Thank you. Very nice. Welcome. Thank you for the session. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you.